स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझा था, फीचर्स जाने थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के और एडवांटेजेस पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आज के इस लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज एक्सेसिव थिंकिंग। कहने का मतलब ये है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर चीज़ को एज्यूम करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे सर्कमस्टेंसेज होंगे, एग्रीगेट ऐसे होंगे, और जो है रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। इसीलिए क्या होता है, हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं तो वर्ड बोला जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं इन एडवांस। देन है डिफरेंस इन इंडिविजुअल आइटम्स। डिफरेंस इन इंडिविजुअल आइटम्स का मतलब ये है कि कभी कभी जब हम एग्रीगेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हर एक जो आपका इंडिविजुअल है उसके एक बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि अलग होते हैं दूसरे वाले से। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि the basic characteristics of the data or variable is left untouched because there are important differences in the individual items। कभी कभी क्या होता है, जो इंडिविजुअल आइटम्स होती है उनमें डिफरेंसेस होते हैं जो हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोड़ देते हैं या उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस जो है इंडिविजुअल आइटम्स के वो एक सही रिजल्ट बनाने में हमारी मदद नहीं कर पाते। सो समटाइम द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट में नॉट बी ट्रू टू एग्रीगेट। ज़रूरी नहीं है कि जब हम एक इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं उसी से अगर हम एग्रीगेट निकालेंगे तो आंसर सही होगा, क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल के डिमांड अलग होती है, कभी कभी उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनका स्टेटस अलग होता है, लोअर लेवल का अलग होगा, अपर लेवल का अलग होगा, तो एग्रीगेट निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड है अनेबल टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी इक्वली। अब बता रहा है कि ये सेम रूप में या फिर आप कह सकते हैं कि सेम इसके इफेक्ट नहीं पड़ते सोसाइटी पर। जैसे मान के चल रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि इकोनॉमी में ना जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है या इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इट डजेंट मीन कि वो जो इन्फ्लेशन है वो डिफरेंट सेक्टर्स पे सेम तरह से इफेक्ट डालेगा। नो, देखिए जो रिच सेक्शन है, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, रिच सेक्शन है तो जितनी उसको परचेज करनी है वो उतनी ही परचेज करेगा। डिफ्लेशन आ जाता है तो अगर पुअर सोसाइटी अगर वो कोई चीज़ परचेज नहीं कर पा रहा तो वो पहले भी नहीं कर पाता और अभी भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिजल्ट निकलते हैं वो सेम रूप में या फिर आप कह सकते हैं कि सेम वे में सोसाइटी के हर सेक्शन पर सेम इफेक्ट नहीं डालता। जबकि हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि एग्रीगेट में जो है हर किसी पे सेम इफेक्ट पड़ता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोअर सेक्शन की अलग हो जाता है, मिडिल सेक्शन का अलग हो जाता है और हायर सेक्शन का अलग हो जाता है। फिर है कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के अपोजिट। देखिए हमने पढ़ा है कि एग्रीगेट्स में क्या होता है कि जो कभी कभी जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं एक दूसरे से। कैसे हो जाते हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्फ्लेशन की, तो प्राइस इन एग्रीकल्चर फॉल, तो जो एग्रीकल्चर के प्राइस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो इंडस्ट्रियल प्राइस है प्रोडक्ट के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो अलग अलग शो करेंगे, तब तो हमें पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के प्राइस गिर गए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के इंक्रीज़ हो गए। बट जब हम एग्रीगेट निकालेंगे ना तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हुए उतने ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जो प्राइस हो गए वो हाई हो गए। तो दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? देयर में नॉट बी एनी इफेक्ट एट ऑल, क्योंकि देखो जितने से कोई एक प्राइस इंक्रीज हुआ उतने से दूसरा प्राइस डिक्रीज हो गया, तो इससे उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। और कभी कभी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो हमें क्या कर सकती है, मिसलीड कर सकती है, ठीक है। देन अ रोल ऑफ लेस एग्रीगेटिव एनालिसिस। हम मोस्टली जो है पढ़ा है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट्स की बात करते हैं, कुल मिला के लेके चलते हैं, बट लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। एग्रीगेट इटसेल्फ सफर फ्रॉम सर्टेन सीरियस प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं तो एग्रीगेट में खुद में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको वो फेस कर रहा होता है। सो द रिसेंटली इंट्रोड्यूस computational procedures and programming techniques have reduced the role of aggregative analysis। बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जा रही है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आ रही है, तो धीरे धीरे जो एग्रीगेट है उनका रोल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये थे कि इसकी कुछ लिमिटेशंस।
अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, आपकी बुक में 4 to 5 ही डिफरेंस दिए हुए हैं, बट अगर आप नेट से निकालेंगे या फिर अगर आप और सर्च करेंगे दूसरी बुक्स में तो इसकी 8 to 10 जो है वो डिफरेंसेस हैं। पहली बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल पर्सन से डील करता है और जो मैक्रो होता है वो होल इकोनॉमी से करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो भी ग्रीक वर्ड से है बट माइक्रोस के आ जाएगा उसमें, उधर क्या आ जाएगा मैक्रोस, के MAKROS, जिसका मीनिंग क्या है लार्ज। फिर देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है, और ये कैसे शो करती है, इकोनॉमी एज अ होल। ये जो है हमारी निकालने की कोशिश करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। जो भी हम कंसर्न करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो रिलेटेड होता है किससे, आउटपुट और जो भी प्राइस निकालें इंडिविजुअल पर्सन से। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट प्राइस, जनरल प्राइस, क्योंकि हम इसमें होल इकोनॉमी लेके चल रहे हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो जो माइक्रो के वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल देना है तो हम बता देंगे डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस। ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम माइक्रो की बात करते होते हैं तो हम इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फोकस रोल इन माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक प्रोडक्ट प्राइसिंग। और जब हम इसकी बात करते हैं मैक्रो की तो इसमें गवर्नमेंट प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल किसमें, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी। ये कुछ डिफरेंसेस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बेटा जो ये डिफरेंस है, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आप इसके और समझ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है। देखिए बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ये माना इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं बट लेकिन ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के लिए सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी कंट्री की नेशनल इनकम दी हुई है, ठीक है, नेशनल इनकम दी हुई है, नेशनल इनकम हमारी क्या होगी, मैक्रो लेवल पे निकलती है, तो नेशनल इनकम मैक्रो लेवल पे निकली। अब मुझे पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे होगी, माइक्रो लेवल पे होगी। तो जब मैं नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम निकालूंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड हो गई किस पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि मैंने नेशनल इनकम की हेल्प से क्या निकाला है, पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम इससे उल्टा चलें तो अगर मुझे निकालना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है एक इकोनॉमी में, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है एक इकोनॉमी में, तो मैं क्या करूँगी, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मंथली कितना एक्सपेंडिचर करता है, इस तरह से इंडिविजुअल, फिर 2, 3 इन सबको ऐड ऑन करते हुए हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर पहुँचेंगे। इट मीन्स इस केस में क्या हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पे डिपेंड हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि आपने क्या किया, एक सिंगल पर्सन से उठा के आपने एग्रीगेट निकाला है होल इकोनॉमी का, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स निकालते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। इसलिए जो माइक्रो है वो मैक्रो पर और जो मैक्रो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, उसे भी पढ़ लेते हैं। Example 1, central bank using cheap money policy is macroeconomic tool but increases the demand for certain good for an individual at microeconomic level। अब देखिए क्या किया कि जो मान के चले सेंट्रल बैंक है उसने कोई मनी पॉलिसी इम्प्लाई की, वो सब पे इम्प्लाइड होगी, होल इकोनॉमी पे होगी, पर लेकिन उस जो पॉलिसी अप्लाई की है उसके जो रिजल्ट निकला वो हर एक इंडिविजुअल पे इफेक्ट डलेगा उसका, और जो इंडिविजुअल की जो डिमांड होगी वो किस लेवल पर होगी, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। एग्जाम्पल 2 लिखा है,
investment at micro level in small scale or cottage industry, it will boost national income is as a macroeconomics variables। देखिए दूसरे में क्या हुआ, पहले वाले में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड होगी माइक्रो, क्योंकि आपने क्या किया, मनी पॉलिसी निकाली और उस मनी पॉलिसी से इंडिविजुअल पे इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, आपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इंडिविजुअल लेवल इकट्ठा होकर आफ्टर ऑल क्या होगा, उससे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो इस तरह से माइक्रो लेवल से आपने क्या निकाला है, मैक्रो लेवल निकाला है। तो दोनों ही जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर डिपेंड है। हम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते, ना माइक्रो को छोड़ सकते हैं ना मैक्रो लेवल को छोड़ सकते हैं, हमें दोनों पे ही देखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज गुड। क्या होता है गुड? अ गुड इज एनीथिंग विच हैज़ सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट। गुड एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जिसके बदले में हम मनी देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कार, ठीक है, कार एक हमारी क्या है, गुड है। अब उस कार को उसको गुड क्यों बोला गया, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है ना, 4 लाख 5 लाख ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। एंड इज अनेबल टू सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट कैसे सेटिस्फाई करती है कार, अगर मुझे कहीं दूर जाना है तो मैं कार का यूज़ करूँगी, अगर मुझे कहीं जाना ही नहीं होगा, मेरे को सब कुछ पास पास में ही मिल जाएगा, तो फिर मैं कार लेना मेरे लिए तो वेस्टेज है कार की। क्यों? क्योंकि मुझे तो उससे कोई यूज़ आएगा ही नहीं, अगर मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मैं सब कुछ बाय वॉक ही करती हूँ। तो इसलिए बोला गया है कि जो गुड होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो ताकि हम उसको मनी दे के परचेज कर सकें और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं कंजप्शन गुड और कंज्यूमर गुड की। कंजप्शन गुड क्या होती है, जो कंज्यूम करते हैं कौन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिससे क्या सेटिस्फाई हो सकती है उनकी, जिनसे उनकी जो है आप बता सकते हैं कि नीड सेटिस्फाई हो सकती है डायरेक्टली, ठीक है। तो कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर गुड्स वांट्स डायरेक्टली। तो जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो क्या करती है, कंज्यूमर्स की जो है नीड सेटिस्फाई करती है डायरेक्टली। डायरेक्टली कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए आपने एक वॉशिंग मशीन ली है तो वो आपकी क्या है, कंज्यूमर गुड है। वो कैसे आपकी कंज्यूमर गुड है, क्योंकि वो आपकी नीड सेटिस्फाई कर रही है डायरेक्टली। आप क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे और उसमें क्लोथ्स जो है धोएंगे, वॉश करेंगे, इससे आपकी जो कपड़े धोने की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जिसको चाहिए वो इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कंजप्शन गुड्स आर यूज बाय कंज्यूमर एज फाइनल गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग इज वांट। अब देखिए जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर्स ही यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, फाइनल गुड्स की तरह, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम क्या करते हैं, किसी और चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किसी और प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए जैसे कि आपने पनीर लेकर आए हैं, ठीक है, अगर पनीर से अगर आप कोई मिठाई बना के सेल कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है। बट अगर उस पनीर की आप सब्जी बना रहे हैं और घर में यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, आपकी कंजप्शन गुड्स है। और ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो सिर्फ कंज्यूमर ही यूज़ कर रहा है, मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर ही यूज़ कर रहा है। कंज्यूमर गुड्स को गवर्नमेंट भी यूज़ करती है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए जो गवर्नमेंट है वो कैसे यूज़ करती है कि कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम वो जो गवर्नमेंट होती है वो ईटेबल्स और क्लोथ्स जो है वो लोगों तक पहुंचाती है, जैसे फ्लड वगैरह का आ जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मदद करती है गुड्स को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए जो नीडी हैं। इस तरह से सिर्फ कंज्यूमर ही जो कंज्यूमर गुड्स है वो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ नहीं करता, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती हैं। तो हम कंज्यूमर गुड्स को फाइनल गुड्स भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स कि कंज्यूमर गुड्स को कितनी तरह से क्लासीफाई किया गया है। देखिए फर्स्ट है आपका ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गुड्स हैव लॉन्ग लाइफ एंड कैन बी यूज फॉर मैनी ईयर्स। फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आपका एसी हो गया, कार होगी, वॉशिंग मशीन होगी, ये आपकी ड्यूरेबल गुड्स हैं क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर्स चलती हैं, जैसे 4 ईयर्स 5 ईयर्स, ठीक है।
फिर बात कर लेते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है, किससे? ड्यूरेबल गुड्स से। ओके, दीज गुड्स हैव रिलेटिवली शॉर्टर लाइफ देन ड्यूरेबल गुड्स, बट किससे ज़्यादा होती है इनकी लाइफ? नॉन ड्यूरेबल गुड्स से ज़्यादा होती है। जैसे कि आपके क्लोथ्स हो गए, आप साल 6 महीने पहनते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं। शूज़ हो गए आपके, सेलफोन हो गया, आप कोई यूज़ कर लेते हैं, थोड़े टाइम चलता है और उसके बाद क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं आपकी? जो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, ठीक है। सो दीज गुड्स आर ऑफ मच शॉर्टर लाइफ इन अ डे। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क हो गए, फ्रूट हो गए, ब्रेड हो गई, ये आप क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 डेज आप स्टोर कर पाते हैं, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो अनटचेबल होती हैं, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, हेट्रोजीनियस नेचर में होते हैं, हर कोई अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। बट क्योंकि ये कंजप्शन गुड्स है, क्योंकि जो हाउस होल्ड है वो सर्विस को कंज्यूम करता है, इसलिए हम उसको कंजप्शन गुड्स में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके घर में एसी है और उसमें कुछ खराबी आ गई है, तो आपने क्या किया? सर्विसमैन को बुलाया, वो आपका एसी ठीक करके गया, तो आपने क्या किया? आपने सर्विस कंज्यूम की है ना, और बदले में उसको चार्जेस दिए हैं, ठीक है। दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब होता है कि आप इनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपने अपने पास रख लिया, ये हेट्रोजीनियस होती है नेचर में और नॉट सेपरेबल फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सर्विस प्रोवाइडर आया और आपने बोला अपनी सर्विस रख जाओ और तू जा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। देखिए कंज्यूमर गुड्स की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करें कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करती है। फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी है, उस मशीनरी से आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये आपकी कैपिटल गुड्स हो गई, ठीक है। मशीन यूज़ कर रहे हैं आप, कोई ऐसा सामान है जिसकी मदद से आप कोई नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी एसेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो आर रिलेटिवली हायर वैल्यू। तो जो कैपिटल गुड है वो, जैसे अब कंज्यूमर गुड्स है वो तो सस्ती आती हैं, किसके कंपैरिजन में? कैपिटल गुड्स के कंपैरिजन में। और जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू हाई होती है। दीज आर द फिक्स एसेट ऑफ द फर्म। कैसी एसेट होती है? फिक्स एसेट होती है। फिक्स एसेट का मतलब है जिनकी लाइफ टाइम 10 to 15 ईयर्स होते हैं, या फिर मोर देन 15 ईयर्स भी आप कह सकते हैं। दीज आर यूज्ड रिपीटेडली फॉर लॉन्ग टाइम्स। आप बार बार उनका यूज़ करते रहते हैं। जैसे मशीनरी का प्रोडक्ट बनाने के लिए आप बार बार उसका यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग होगी आपकी, अब जैसे मान के चल रहे हैं लाइफ टाइम में बिल्डिंग चलती है किसी भी कंपनी की। आप मान के चले आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, वो जो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ऐसा तो नहीं है ना आपने पढ़ाई खत्म की और वो खत्म होगी, नहीं, उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। लाइफ टाइम जो उसका ऑर्गेनाइजर है उसको लाइफ टाइम यूज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल गुड्स होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। हम इनको प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। पर सारी जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं पर ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल गुड्स हों, ठीक है। इसके बारे में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जानी है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। पहले मैंने आपको बताया लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, ये हाईली आप बोल सकते हैं कि हायर वैल्यूज़ की होती हैं, ठीक है। और जो उनका यूज़ करने से जो उनके अंदर मान के चल रहे हैं वियर एंड टियर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। मीन्स मान के चलिए आपने 5 साल मशीन यूज़ करी, धीरे धीरे उसमें खराबी आने लग गई, कभी मोटर चेंज करवानी पड़े, कभी कुछ चेंज करवानी पड़े, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट कहते हैं। मोस्टली जो आपकी कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोडक्शन में मदद करती है, किसके? ऑफ अदर गुड्स की। दीज हैव टू बी रिप्लेस आफ्टर सम पीरियड। अब कुछ टाइम बाद हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है, 10 to 15 ईयर्स बाद हम क्या करना पड़ता है? कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करना पड़ता है। सो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। दीज कैन प्रोड्यूस रिपीटेडली फॉर लॉन्गर टाइम। आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं।
अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारा कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। देखिए कंजप्शन गुड्स तो मैंने बताया आपको कंज्यूमर यूज़ करते हैं, और कैपिटल गुड्स कौन यूज़ करता है, कैपिटल गुड्स आपका प्रोड्यूसर यूज़ करता है। और कंजप्शन गुड्स से आपकी नीड सेटिस्फाई होती है, और कैपिटल गुड्स से आपकी जो नीड सेटिस्फाई हो रही है उसकी कंज्यूमर की, इसमें क्या होता है कि आप फर्दर प्रोडक्शन में मदद लेते हैं। ठीक है, सो दिस गुड्स आर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करने का मतलब है आपने मिल्क परचेज किया और उसके बाद आपने उसको पी लिया और आपकी नीड सेटिस्फाई होगी कि आपको दूध पीना था। ठीक है, बट कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्टली आपकी नीड सेटिस्फाई करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे नीड सेटिस्फाई करते हैं, मान के चलिए कि कोई पर्सन है उसको ब्रेड चाहिए। ठीक है, तो जो ब्रेड वो कंज्यूम करेगा वो तो डायरेक्टली होगी, कंजप्शन गुड्स होगी, बट उस ब्रेड को बनाने के लिए जो मशीन वगैरह यूज़ की गई, तो जब मशीन यूज़ करी तभी वो ब्रेड बनी है ना। तो इस तरह से उसने नीड तो सेटिस्फाई की है ह्यूमन की, बट लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ना मशीन होती ना ब्रेड बनती, बट मशीन ने पहले क्या किया, ब्रेड बनाई है, तो इनडायरेक्ट वे में उसने नीड सेटिस्फाई की है। दीज आर ऑफन कॉल्ड, हम इनको फाइनल गुड्स भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सच गुड्स आर ऑफन और इंटरमीडिएट नेचर। इंटरमीडिएट मतलब जिनको हम किसी और प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स में हम क्या करते होते हैं, प्रोड्यूसर यूज़ करता है किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फिर है एंड यूज़, मोस्टली कंजप्शन गुड्स आर यूज वंस ओनली। ज़्यादातर जो कंजप्शन गुड्स होती है वो एक ही बार यूज़ की जाती है, कोई एक कंज्यूमर उन्हें यूज़ कर लेता है। सच गुड्स आर यूज सेवरल टाइम्स, इसको क्या होता है, बार बार आप यूज़ करते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए आप बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है। बट इसमें क्या होता है, मोस्टली कंजप्शन गुड्स में एक बार आपने यूज़ किया और वो ख़त्म हो जाती है। सच गुड्स डू नॉट हेल्प टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है। क्यों, आपने चीज़ परचेज की और फिर आपने उसका यूज़ किया और वो चीज़ ख़त्म। These goods help in raising producing capacity of firm as well as the nation। इससे क्या होती है, आपकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जितनी अच्छी आपकी मशीन जो होगी उतने अच्छे आपके प्रोडक्ट बनेंगे, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपका प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए वजह से इसको कहा जाता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाती है। अब थोड़े से एग्जांपल देखें तो कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स कैसे बन जाती हैं। एग्जांपल में ओवन विद द हाउस होल्ड, अगर आप घर में किसी ओवन का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो कंज्यूमर गुड है क्योंकि एक फैमिली यूज़ कर रही है। बट वही कैपिटल गुड्स कब बन जाएगी, जब उस ओवन का यूज़ किस में हो रहा है, रेस्टोरेंट में हो रहा है, अलग अलग तरह के खाना बनाने में। अगर आपने कार प्राइवेट यूज़ के लिए है तो वो आपकी कंज्यूमर गुड हो गई। बट अगर कार आपने एज अ टैक्सी ले लिया, ओला कैब वगैरह बनाने के लिए की गई है तो वो कैपिटल गुड्स हो गई। अगर आपने पर्सनल कंप्यूटर लिया है तो वो आपका कंज्यूमर गुड्स है। बट वही कंप्यूटर आपने क्या किया है, एज ऑन ऑफिस यूज़ के लिए लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने कंप्यूटर लैब बनाया है ताकि लोग वहाँ पर आ सकें, आप कैफ़े वगैरह बनाया है, तो वो आपकी क्या हो गई, कंप्यूटर वो आपका कैपिटल गुड्स हो गए। तो आई होप कि बच्चा आपको क्लियर हो गया हो। आज के इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, जैसे लिमिटेशंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड कैसे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड कैसे है, इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स क्या होती है और कैपिटल गुड्स क्या होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।